वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूं मैं। और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी। अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ, ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफ़ी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोचकर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या हैं? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। सारी बुक्स को यहाँ छिपा कर रखती हूँ मैं, मेरे अलावा यहाँ कोई भी आता नहीं, इसलिए इस बात की घर पर किसी को भनक तक नहीं है। ऐसा क्या होता है उनकी किताबों में कि तू इतनी दीवानी हो गई है उस राइटर की? निकिता वहीं अपने पास के सेफ से एक बुक उठाती है। उसकी धूल झटकती हुई उसका पहला पन्ना पढ़ना शुरू करती है। ठंडे बंद कमरे में टॉर्च की एक सीधी रोशनी के उजाले में वो दोनों मेरी लिखी किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ओह, ओह! क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। निकिता, रुक तो, मैं देखती हूँ। निकिता हर तरफ लाइट दिखाती है पर वहां पर कोई नहीं होता। देख तो, कहाँ कोई है यहाँ? छोड़, तू कहानी सुन। फिर उसे लगता है मानो एक भारी सा हाथ उसके सर को सहलाता है। क्या फालतू किताब है, बंद कर इसे, मैं घर जा रही हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू ऐसे अचानक बाहर क्यों आ गई? अरे कैसी किताब है यार प्रिया, तू जो कुछ भी पढ़ रही थी सब वैसा ही हो रहा था। अब समझ में आया तू खोई खोई सी क्यों रहने लगी है। एक मिनट, क्या वो राइटर मुझे भी जानता है? मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है उसमें? दे मुझे वो किताब दे, मैं घर जा रही हूँ, वहीं पढ़ूंगी। मुझे जानना है कि फिर मेरे साथ क्या होगा। निकिता के लाख मना करने के बाद भी प्रिया एक बुक लेकर चली जाती है और उसी दिन से उसका नंबर ऑफ आने लगता है। अगली सुबह निकिता को अपने घर के गेट पर ही वही बुक एक एनवलप में रैप्ड मिलता है। एक हफ्ते तक प्रिया की कोई खबर नहीं मिलती। निकिता किताब का पन्ना पलटती है जहां प्रिया के गायब होने के बाद टू बी कंटिन्यूड लिखा था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर सकती। प्रिया मेरे कारण ही गुमशुदा हुई है, पर मैं क्या करूं?
निकिता एनवलप में आए बुक को खोलती है जिसमें एक एड्रेस होता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम गूगल पर भी मौजूद नहीं था। पर निकिता बस पकड़कर निकल पड़ती है। पालन खेत। ये तो वही जगह है। मंजिल ने राही को ढूंढ ही लिया। निकिता जैसे ही बस से उतरती है, बस गायब हो जाती है। लगता है ये बस मुझे यहाँ लाने के लिए ही आई थी। निकिता रोड से जंगल की ओर बढ़ती है। अंदर चलते हुए उसे एक खंडर दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। अंदर उसे एक लड़का डायरी लिखते हुए दिखता है। अरे आ गई आप, आइए। आप ही है वो राइटर? मुझे बताइए कहाँ है प्रिया? वहां देखो। निकिता देखती है कि दीवार पर प्रिया की तस्वीर लगी हुई है जिस पर हार चढ़ा हुआ है। प्रिया की फोटो के साथ वहां कई और लोगों की तस्वीरें भी थी। ये सब क्या है? मेरी कलम श्रापित है, मैं ना भी चाहूं तो भी ये चलेगी। जिस किसी का जिक्र ये करती है उसे मार कर ही दम लेती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 16 साल का था। एक नदी के किनारे मुझे ये पेन मिली। मैं इसे अपने कबर्ड में रख कर भूल गया। फिर एक दिन अचानक कबर्ड से लाल रोशनी आई। मैंने उसे खोला तो पेन चमक रही थी और इसने लिखी मौत की दास्तां। मेरा सब कुछ इसने छीन लिया, सब कुछ। मैंने उसे खत्म करना चाहा पर नाकाम रहा। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने लगा पर यह तब भी नहीं रुकी। तो इसे रोकेगा कौन? तुम नहीं मरी। बाकी जिस किसी का भी इसने जिक्र किया उसको इसने निगल लिया। तुमने मेरी सारी बुक्स पढ़ी, उसे संभाल के रखा पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ही वो मसीहा हो निकिता, मुझे बचा लो और इस खेल को रोक दो निकिता। निकिता पेन उठाती है। उसके पेन को पकड़ते ही एक औरत उड़ती हुई आती है और पीछे से उसे लिपट जाती है। उसके शरीर से खून बहे जा रहा था। खुले बाल, झुर्रियों से भरा उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। मेरी गोद में बैठो निकिता, आओ ना। नहीं, बहकना मत निकिता, यही है पेन की मालकिन। रूहें खाती है ये, इसकी बात मत सुनो निकिता। लिखो निकिता, फिर वो लड़की खुद को मार देती है। निकिता पेन उठाती है और लिखती है। करण उछलकर दूर गिर जाता है। आंधी तूफान चलने लग जाते हैं। दीवार पर टंगी सभी तस्वीर नीचे गिर जाती हैं। जिस चेयर पर बैठकर निकिता लिख रही थी वो उड़कर दीवार से टकरा जाती है। मैं जिंदा हूँ? निकिता, तुमने ऐसा क्या लिखा था? और कालिंदी की आत्मा पेन के साथ ही खत्म हो गई। ये लिखकर मैंने पेन की नींव तोड़ दी थी।